हेलो स्टूडेंट्स, जैसे अब हम हर चैप्टर के जो रह गए हैं चैप्टर उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कर रहे हैं। तो मैं आपको आज चैप्टर नंबर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी जिनको आपको कॉपी के अंदर करना है और एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हो सकता है ये एग्ज़ाम में आ जाए, तो एग्ज़ाम के लिए आपको इसको प्रिपेयर भी करना है। आपको मैं ये बात बता दूं कि इस चैप्टर के जो अमेरिकन रेवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक कट चुका है। आपको इस चैप्टर में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला टॉपिक है उस टॉपिक की तैयारी करनी है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इनटू हाउ मेनी क्लासेस वाज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड, व्हाट डिड ईच क्लास कंसिस्ट ऑफ। कि फ्रेंच सोसाइटी जो है कितने भागों में डिवाइडेड थी और उन जो क्लासेस जिस क्लासेस में वो डिवाइडेड थी उनके बारे में लिखना है। तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी जिनको स्टेट्स कहा जाता था। पहले स्टेट्स में क्लर्जी आते थे, क्लर्जी यानी कि जो बहुत हाई होते थे, राजा महाराजा ये सब आते थे। सेकंड स्टेट्स में नोबल्स आते थे और थर्ड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जनता जो थी जिसमें पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स ये सब इंक्लूड थे, ये सब आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली डिस्कस द इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिसेस इन फ्रेंच सोसाइटी। आपको इस वीडियो में ये बताना है, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या क्या इनइक्वालिटीज़ और इनजस्टिस जो है फ्रेंच सोसाइटी में चल रही थी। तो आंसर है द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स एंजॉयड न्यूमरस प्रिविलेजेस। कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स थे वो कई सारे प्रिविलेजेस जो है वो इंजॉय करते थे। दे ऑन प्रैक्टिकली ऑल द लैंड इन फ्रांस बट डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस। उनके पास फ्रांस की लगभग बहुत सारी ज़मीन थी लेकिन उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। दे वर वेरी वेल्थी एंड लेड कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस लाइफ्स। कि वो बहुत अमीर थे और बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अमीरी वाली ज़िंदगी जो है वो जीते थे। द थर्ड स्टेट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो थर्ड स्टेट था, shoulder the entire burden of taxation but was not entitled to any of the privilege enjoyed by clergy and the nobles। कि जितने भी टैक्सेस होते थे उन सब टैक्सेस का जो भार था वो थर्ड स्टेट के ऊपर था। उसके बावजूद उनकी लाइफ उतनी अच्छी कंफर्टेबल नहीं थी, ना उनको वो सारे फायदे मिलते थे जो पहले दोनों स्टेट्स को मिलते थे। यानी कि जो क्लर्जी और नोबल्स को मिलते थे वैसे फायदे इनको नहीं मिलते थे। Taxes were imposed on everything, including basic necessities like salt. Life was very hard, especially for the poor peasants। कि टैक्सेस हर चीज़ के ऊपर लगाए हुए थे, छोटी से छोटी जो बेसिक चीज़ है उस तक पे टैक्स लगाए हुए थे उन्होंने। जैसे नमक, उस तक पे उन्होंने टैक्स लगाए हुए थे और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी थी और ख़ासकर जो गरीब किसान थे उनके लिए अपनी ज़िंदगी को जीना बहुत डिफ़िकल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, examine the drawbacks of the French monarch and the French administration which angered the French intellectuals and eventually led to the revolution of 1789। कि जो फ्रेंच मोनार्क था या फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी क्या क्या कमी थी जिसकी वजह से जो फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स थे, जो फ्रेंच के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो नाराज़ हो गए और रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। तो इसके आंसर में है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा करप्ट था, बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं था। ऑफिशियल्स जो थे वो बहुत सेल्फिश थे, वो लोगों के वेलफेयर के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। किंग लुइस जो थे वो बहुत ज़्यादा प्लेजर लविंग थे, एक्स्ट्रावेगेंट थे। मतलब उनको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ अपने शौक़ से मतलब था, उनको आम जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं था। और वो इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते थे कि आम जनता की ज़रूरत के लिए भी उनको कुछ काम करना है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी क्योंकि वो जो राजा थे वो सारा पैसा, किंग लुइस 14 जो थे वो अपना सारा पैसा अपने ही ऐशो आराम में लगाए जा रहे थे, तो जिससे पैसे की कमी हो गई और बहुत ज़्यादा पैसा, जितना भी बर्डन होना चाहिए था पैसे का, वो सब आम जनता के ऊपर पड़ता चला गया। फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट इन यूजलेस वॉर्स अगेंस्ट इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की तरफ जो उन्होंने वॉर लड़े उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा इनका बर्बाद हुआ और यही सब कारण थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज़ 14 जुलाई सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल हॉलीडे इन फ्रांस। 14 जुलाई को फ्रांस में नेशनल हॉलीडे के तौर पे क्यों बनाया जाता है। इन 14 जुलाई 1789 अ ग्रेट मॉब अटैक बेस्टाइल डाई स्टेट प्रिजन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड एंड दे जॉइंड द रेवोल्यूशनरीज।
तो 14 जुलाई 1789 को एक जो भीड़ होती है वो बेस्टाइल पे अटैक करती है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं उनको रिलीज़ करती है और एक रेवोल्यूशन की जो शुरुआत है वो होती है। तो इसी इंसिडेंट को, जो एक्चुअल में विक्ट्री थी फ्रांस की जनता की और मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने की, वो जो विक्ट्री थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको सिंबलाइज करने के लिए हर साल 14 जुलाई को जो है नेशनल हॉलीडे फ्रांस के अंदर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डिड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एस्टेब्लिश। तो जो डिक्लेरेशन बनाया गया उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात की गई, आदमी की और सिटीजन्स की राइट्स की। तो ये डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया कि ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड हैव इक्वल राइट्स। हर इंसान जो है वो फ्री पैदा होता है, किसी का स्लेव पैदा नहीं होता, और सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की निगाह में हर कोई इक्वल होना चाहिए। एवरी सिटीजन इज़ एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिलीजन एंड अ फेयर ट्रायल। कि हर सिटीज़न जो है वो बोलने की उसको आज़ादी होनी चाहिए, एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए, अपना धर्म चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और फेयर ट्रायल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि किसी को भी जेल में डाल दिया जाए, अगर उसके ऊपर जब तक उसका गुनाह साबित नहीं हो सकता तो उनके ऊपर बुरा ट्रीट नहीं किया जाए। तो ये बातें जो है डिक्लेरेशन के अंदर की गई। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी को बाद में बहुत सारी कंट्रीज़ ने फॉलो किया, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में भी इस डिक्लेरेशन को फॉलो किया गया जब भारत आज़ाद हो गया। तो ये सारे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स थे जिनको आपको कॉपी के अंदर कर लेना है।